जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन की तैयारी पर। आज की वीडियो में हम 11 फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हरून इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बीपी नंद कुमार को। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ वीपी नंद कुमार को व्यापार की दुनिया में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हरून इंडिया के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जबकि आईबीएस सॉफ्टवेयर के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष वीके मैथ्यूज को हरून इंडस्ट्रीज अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वीके मैथ्यूज को हरून ग्लोबल टीम द्वारा किए गए शोध के आधार पर नामित किया गया। गोदरेज समूह के अध्यक्ष आदि गोदरेज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक साइरस एस पूनावाला, इन्फोसिस लिमिटेड के सह संस्थापक क्रिस गोपाल कृष्णन और आरपीजी समूह के संजीव गोयनका इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता रहे थे। हरून इंडिया को 2012 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्नातक अनस रहमान जुनैद के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। चलिए कुछ पुरस्कारों पर नजर डाल लेते हैं। तो डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक और प्रख्यात नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सेंडुक रुइट को जनवरी महीने में मानवता की सेवा के लिए बहरीन का आईएसए पुरस्कार 2021-22 मिला है। प्रभु चंद्र मिश्रा को 27 दिसंबर 2022 को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान दिया गया है। राफेल वर्ने ने फरवरी महीने में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह किस देश से संबंधित हैं? तो वे कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। फ्रेंच डिफेंडर राफेल वर्ने ने फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने 2013 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में पदार्पण किया था और 2018 में फीफा विश्व कप भी जीता। उन्हें 2014 में फीफा सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। उन्होंने 3 ला लीगा खिताब, कोपा डेल और 4 यूईएफए चैंपियनशिप लीग खिताब और 4 फीफा क्लब विश्व कप सहित 18 ट्रॉफियां जीती थी। चलिए कुछ चर्चित व्यक्तियों पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजा चारी को जनवरी 2023 में वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया है। अरुणा मिलर को 19 जनवरी को मैरीलैंड यूएसए में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनी हैं। पत्रकार लेखक हरीश दामोदरन को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी जननी रामचंद्रन को 17 जनवरी को अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड सिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत एलजीबीटीक्यू महिला बनी है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली 15 जनवरी को एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला जनवरी महीने में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी बनी है। चलिए बात कर लेते हैं फ्रांस की, क्योंकि ये खिलाड़ी कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो। फ्रांस मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। 843 की वर्दुन संधि ने
इस साम्राज्य का विभाजन किया था, जिसमें पश्चिमी फ्रांसिया 987 ईस्वी में किंगडम ऑफ फ्रांस बन गया। यहाँ दुनिया में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की 5वीं सबसे बड़ी संख्या स्थित है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। जनसंख्या 6.77 करोड़ है। आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली में। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल 6 फरवरी को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और शेष भारत के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने की एक पहल है। इस पहल के तहत 20,000 से अधिक युवा जो है वो देश भर में यात्रा करेंगे और क्रॉस कल्चरल लर्निंग का एक अनूठा अवसर प्राप्त करेंगे। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए देश के बारे में अधिक जानने का अवसर है। यह वाइड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम देश के युवाओं को भारत की प्राचीन संस्कृति और प्राकृतिक विविधता का जश्न मनाने का अवसर भी देगा। 1,000 में से 300 छात्र उत्तर पूर्व क्षेत्र से होंगे। अब बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की। इसका उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जोड़ी की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच बातचीत को बढ़ाना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। राज्य लैंग्वेज लर्निंग, संस्कृति, परंपराओं और संगीत, पर्यटन और व्यंजन, खेल और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने आदि के क्षेत्रों में एक सतत और संरचित सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां चलाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री जी द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा की गई थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत कब लॉन्च किया गया था। तो ये सरदार पटेल जी की 140वीं जयंती कब मनाई गई थी? 31 अक्टूबर 2015 को। उसी दिन ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो वे कहाँ के हैं? वे ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलियाई पुरुष T20 कप्तान एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। फिंच ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया को पहला ICC पुरुष T20 विश्व कप खिताब भी दिलाया। फिंच ने 2011 में अपनी शुरुआत करने के 12 साल बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने सितंबर 2022 में 50 ओवर के प्रारूप में संन्यास लेने की घोषणा की थी। चलिए अन्य क्रिकेटरों की सेवानिवृत्ति के बारे में जानते हैं कि किस किस ने जो है संन्यास लिया है या घोषणा की है। हाशिम आमला दक्षिण अफ्रीका के अब तक के दूसरे सबसे अधिक टेस्ट रन स्कोरर, जिन्होंने 18 जनवरी को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी ड्वेन प्रीटोरियस ने भी 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी फरहान बेहरदीन ने 27 दिसंबर को क्रिकेट से संन्यास ले लिया और क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है और आयरलैंड के केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर। 47वें प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानीज। फरवरी महीने में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नेपाल क्रिकेट टीम के जो कोच बने हैं वो कौन बने हैं? मोंटी देसाई।
नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है। वह एक अन्य पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर का स्थान लेंगे, जिन्होंने दिसंबर महीने में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। वे वेस्ट इंडीज, कनाडा, यूएई जैसी टीमों के हेड कोच रह चुके हैं। इन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम के मुख्य कोच के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई है। चलिए खेलों से संबंधित कुछ प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। तो अदिति अशोक ने 5 फरवरी को मैजिकल केन्या लेडीज ओपन में 9 शॉट की जीत के साथ लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीता है। प्रजनेश गुणेश्वरन ने 29 जनवरी को कुवैत के अल जहरा में आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक को 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 2 बार के विश्व चैंपियन और डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन, जो डेनमार्क के, इन्होंने जनवरी 2023 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और जम्मू कश्मीर की 11 वर्षीय बच्ची फलक मुमताज ने जनवरी 2023 में 23वीं राष्ट्रीय स्केट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। सबसे बड़ा नगर काठमांडू है। राजभाषा नेपाली है। सरकार कैसी है? लोकतांत्रिक है। और अभी तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 2026 तक के लिए। सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कोविड के कारण योजना का सही से कार्यान्वयन नहीं हो पाया था। और ये जो है इसमें काफी अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान 2019 में लॉन्च किया गया था। इसको शॉर्ट में कहते हैं पीएम कुसुम। इसका लक्ष्य 34,422 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 2022 तक 30,800 मेगावाट की सौर क्षमता को जोड़ना है। अब बात करते हैं पीएम कुसुम योजना की। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान, तो शॉर्ट में कहते हैं पीएम कुसुम। इसको नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है। योजना में 3 घटक शामिल हैं। घटक के इसमें क्या है? 2 मेगावाट तक की क्षमता के छोटे बिजली संयंत्रों को स्थापित करके 10,000 मेगावाट सौर क्षमता की स्थापना के लिए है। और घटक बी का लक्ष्य जो है क्या है? 20 लाख स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना है। और घटक सी का लक्ष्य है 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन के लिए है। प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है अप्सरा अय्यर। हार्वर्ड लॉ स्कूल में भारतीय अमेरिकी छात्रा अप्सरा अय्यर को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष बनाया गया है। वह प्रकाशन के 136 साल के इतिहास में इस पद पर नामित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी है। वह हार्वर्ड लॉ रिव्यू की 137वीं अध्यक्ष चुनी गई है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी और यह छात्रों द्वारा संचालित सबसे पुराने कानूनी छात्रवृत्ति प्रकाशनों में से एक है। अय्यर ने 2016 में येल से स्नातक किया है और अर्थशास्त्र और गणित और स्पेनिश में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अय्यर से पहले इस पद को संभालने वाले विशिष्ट लोगों में
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रूथ बेडर जिन्सबर्ग और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा शामिल हैं। हाल की कुछ नियुक्तियों को देख लेते हैं। अरुणा मिलर 19 जनवरी को मैरीलैंड यूएसए राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनी है। भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी बनी है। और भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह जनवरी महीने में अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने लखनऊ में एससीओ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर की बैठक के दौरान किन दो देशों के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता हुआ है ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 6 फरवरी को ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह लखनऊ में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर मीटिंग के दौरान किया गया। समझौते का उद्देश्य सहयोग को मजबूत करना और ऑडिटिंग के क्षेत्र में पेशेवरों सहित विशेषज्ञता के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। यह समझौता ऑडिटिंग पेशेवरों और तकनीकी टीमों के आदान प्रदान, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग और ऑडिट करने में पारस्परिक सहायता के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। समझौते तीनों देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के बीच घनिष्ठ संबंधों और सहयोगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। एक समझौते पर कराखोन चिलाजोदा, अध्यक्ष लेखा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कजाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए हैं। का नाम थोड़ा अजीब है। जबकि दूसरे पर कजाकिस्तान के सुप्रीम ऑडिट चैम्बर के अध्यक्ष नताल्या गोडुनोवा ने हस्ताक्षर किए। अब बात कर लेते हैं कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। यह मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसने 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त की। इसकी राजधानी अस्ताना, पहले नूर सुल्तान के नाम से इसको जाना जाता था। और मुद्रा क्या है? कजाकिस्तानी टेंगे। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायव। इसका एक विविध भूगोल है जिसमें मध्य एशियाई मैदान, अल्ताई पर्वत और कैस्पियन सागर शामिल हैं। बात करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया था। इसके पास स्वायत्त निकायों और सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निगमों सहित भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और खर्चों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार है। 5 फरवरी को मैजिकल केन्या लेडीज ओपन में 9 शॉट की जीत के साथ लेडीज यूरोपियन टूर खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अदिति अशोक ने। अदिति अशोक ने 5 फरवरी 2023 को मैजिकल केन्या लेडीज ओपन में 9 शॉट की जीत के साथ लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीता है। यह लेडीज यूरोपियन टूर में अदिति की चौथी जीत थी। अदिति बेंगलोर की एक भारतीय पेशेवर गोल्फर हैं। वह लेडीज यूरोपियन टूर और एलपीजीए टूर में खेलती हैं। उन्होंने 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपने ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी। चलिए कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की 11 वर्षीय लड़की, इसका नाम है फलक मुमताज, इसने 23वीं राष्ट्रीय स्केच चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और भारतीय स्क्वैश कौतुक अनाहत ने बर्मिंघम में सबसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश खिताब जीता। और एकलव्य पुरस्कार 24 दिसंबर 2022 को साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह ने जीता है। बार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवा का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है गूगल ने।
गूगल ने लोकप्रिय चैटबॉट चैट जीपीटी से मुकाबला करने के लिए बार्ड नामक एआई सेवा का अनावरण किया है। चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट समर्थित फर्म ओपन एआई की एआई सेवा है। बार्ड लैम्डा, इसको कहते हैं लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, इसके द्वारा यह संचालित है। बार्ड जो 2021 में गूगल द्वारा विकसित और जारी किया गया एक बड़ा भाषा मॉडल है। बार्ड को सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रस्तुत करने से पहले शुरू में विश्वसनीय परीक्षकों के लिए शुरू किया जाएगा। बार्ड उपयोगकर्ताओं को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जानने जैसे जटिल विषयों को समझने में मदद करेगा। चीन के बहुराष्ट्रीय तकनीकी समूह बेड इंक ने भी घोषणा की है कि वह मार्च में एर्नी बॉट नामक एआई चैटबॉट परियोजना का आंतरिक परीक्षण पूरा कर लेगा। एर्नी, जिसका अर्थ है एनहेंस्ड रिप्रेजेंटेशन थ्रू नॉलेज इंटीग्रेशन, है 2019 में पेश किया गया यह एक बड़ा एआई संचालित भाषा मॉडल है। चैट जीपीटी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट समर्थित फर्म ओपन एआई की सेवा है। इसे एक एआई चैटबॉट है जो टेक्स्ट इनपुट करने पर मानव जैसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। यह उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट देने पर बुद्धिमत्ता और आकर्षक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग में नवीनतम प्रगति का उपयोग करता है। यह लैंग्वेज लर्निंग मॉडल की शक्तिशाली जीपीटी 3.5 श्रृंखला पर आधारित है और संवादात्मक तरीके से बातचीत करता है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।